आज के इस विस्तृत विश्लेषण में हम एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जिससे हम सब कभी न कभी जूझ चुके हैं। मतलब हम सब ने अपनी जिंदगी में वो दौड़ देखा ही है जहां हम रात को बहुत जोश में अलार्म लगाते हैं। हाँ बिल्कुल, और सुबह बजते ही सबसे पहला काम उसे स्नूज करने का करते हैं। सही कहा। हर नए साल पे जिम जाने का रेजोल्यूशन हो या किसी नए प्रोजेक्ट को शुरू करने का इरादा, शुरुआत तो बहुत शानदार होती है। पर कुछ ही दिनों में वो सारा मोटिवेशन अचानक से कहीं गायब हो जाता है। एग्जैक्टली तो आज की हमारी इस चर्चा का मुख्य विषय बिल्कुल इसी रोजमर्रा की जद्दोजहद पर है। हम आज गहराई से समझने वाले हैं सेल्फ डिसिप्लिन को, यानी आत्म अनुशासन को। और आज हमारे पास जो सोर्स मटेरियल है उसका नाम है पावर 1 सेल्फ डिसिप्लिन। हाँ, और इसमें मुख्य रूप से 10 ऐसे कमिटमेंट स्टेटमेंट्स या कह ले कि ऐसी प्रतिबद्धताओं पर जोर दिया गया है जो हमारी पूरी मानसिकता को बदल सकते हैं। इस चर्चा का हमारा मिशन ही यही है कि इस आम गलतफहमी को दूर किया जाए कि अनुशासन का मतलब खुद को रोकना या कोई तकलीफ देना है। बिल्कुल, बल्कि हमें यह समझना है कि कैसे सही मायनों में अनुशासन ही सफलता दिलाता है। चलिए इसको थोड़ा विस्तार से समझते हैं, क्योंकि अक्सर हम अनुशासन को एक सजा की तरह देखते हैं। मतलब ऐसा लगता है जैसे हम खुद को किसी जेल में डाल रहे हो, है ना? यही वो सबसे बुनियादी गलतफहमी है जिसे आज हमें तोड़ना है। देखिए, हम बचपन से सुनते आए हैं कि अनुशासन का मतलब है अपनी इच्छाओं को मारना। हाँ, खुद को हर उस चीज से रोकना जो खुशी देती है। बिल्कुल, एक तरह का टॉर्चर लगता है ये। लेकिन इस सोर्स मटेरियल में जो 10 कमिटमेंट स्टेटमेंट्स दिए गए हैं वो एक बिल्कुल अलग ही नजरिया पेश करते हैं। यहाँ सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि अनुशासन असल में खुद को सजा देना नहीं है, बल्कि यह सेल्फ रिस्पेक्ट यानी आत्मसम्मान का सबसे ऊंचा स्तर है। आत्मसम्मान, ये थोड़ा नया दृष्टिकोण है ना? जब आप अनुशासित होते हैं तो आप असल में अपने फ्यूचर सेल्फ का सम्मान कर रहे होते हैं। मतलब आप आज के 2 मिनट के आराम के लिए अपने भविष्य के उस इंसान को धोखा नहीं दे रहे हैं जो आप बन सकते हैं। ये फ्यूचर सेल्फ का सम्मान वाली बात सच में बहुत गहरी है। लेकिन एक प्रैक्टिकल सवाल उठता है। हाँ, पूछिए। मतलब जब मैं एक सोफे पर बैठकर अपनी मनपसंद सीरीज देख रहा हूं तो उस वक्त वो जो आराम है ना, वही मुझे सबसे बड़ी आजादी लगता है। हाँ, वो तो है। तो अगर मैं खुद को रोककर काम करने बैठ जाऊं तो वो तो आजादी छीनने जैसा महसूस होता है। ऐसा लगता है जैसे मैं खुद पर जुल्म कर रहा हूं। मैं समझती हूँ, लेकिन वो आजादी असल में एक इल्यूजन है, एक भ्रम है। सोचकर देखिए, अगर कोई इंसान अपनी डाइट को लेकर अनुशासित नहीं है तो भविष्य में उसे कई तरह की बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है। ये तो सच है। तो क्या वो अस्पताल के चक्कर काटते हुए आजाद महसूस करेगा? बिल्कुल नहीं, वहां तो वो पूरी तरह से बन जाएगा। एग्जैक्टली। दुनिया के जो सबसे अनुशासित लोग होते हैं वे बंधे हुए नहीं होते, वे असल में सबसे ज्यादा आजाद होते हैं। इसे सोर्स में फ्रीडम थ्रू स्ट्रक्चर कहा गया है। स्ट्रक्चर के जरिए आजादी। हाँ, जब आपके पास एक स्पष्ट स्ट्रक्चर या ढांचा होता है तो आपको हर रोज ये नहीं सोचना पड़ता कि आज मैं काम करूं या न करूं। आपका वो जो मानसिक संघर्ष है ना, वो खत्म हो जाता है। मतलब रोज की वो जो दिमागी खींचतान है वो नहीं होती। बिल्कुल। जब हमारे रोजमर्रा के काम हमारे मूल्यों से मेल खाते हैं तो हम खुद से लड़ना बंद कर देते हैं और तब जाकर असली मुक्ति मिलती है। आप बताइए। कई बार लोग स्ट्रक्चर बना भी लेते हैं, टाइम टेबल भी सेट कर लेते हैं, पर अंदर से वो ड्राइव ही नहीं आती। हाँ, एक बहुत आम धारणा है कि कोई भी बड़ा काम शुरू करने के लिए हमें अंदर से मोटिवेटेड महसूस होना चाहिए। हाँ, ये बहुत आम बात है। तो क्या बिना मोटिवेशन के कोई इंसान सिर्फ एक स्ट्रक्चर के दम पर आगे बढ़ सकता है? ये बहुत ही शानदार सवाल है और ज्यादातर लोग यही मात खा जाते हैं। हम मोटिवेशन को एक जादुई गोली की तरह देखते हैं। बिल्कुल। लेकिन सच्चाई ये है कि मोटिवेशन पूरी तरह से भावनाओं पर टिका है और इंसान की भावनाएं मौसम की तरह बदलती हैं। हाँ, आज धूप है, कल बारिश है। हाँ, कभी मूड अच्छा है तो कभी बहुत खराब। तो अगर लोग सिर्फ उन दिनों काम करेंगे जब वो मोटिवेटेड फील कर रहे हैं तो साल में शायद 30 या 40 दिन ही काम हो पाएगा, जो कि किसी भी बड़े लक्ष्य के लिए काफी नहीं है। बिल्कुल नहीं। एटॉमिक हैबिट्स के मशहूर लेखक जेम्स क्लियर का एक बहुत ही सटीक कोट हमारे सोर्स मटेरियल में शामिल है। उन्होंने कहा है कि वी डोंट राइज टू द लेवल ऑफ आवर गोल्स, वी फॉल टू द लेवल ऑफ आवर सिस्टम्स। हम अपने लक्ष्यों के स्तर तक नहीं उठते, बल्कि हम अपनी प्रणालियों या सिस्टम्स के स्तर तक गिर जाते हैं। सटीक अनुवाद। इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी दिन मेरा मूड बिल्कुल खराब है, मेरी ऊर्जा एकदम जीरो है, तो उस दिन मेरा लक्ष्य मुझे नहीं बचाएगा। हाँ, बल्कि वो सिस्टम आपको बचाएगा जो आपने खुद के लिए बनाया है। वाह,
और ये सिस्टम हवा में नहीं बनते। इसके पीछे पूरी एक न्यूरोलॉजिकल साइंस है। हमारे दिमाग में एक हैबिट लूप चलता है। हैबिट लूप? ये कैसे काम करता है? इसके 4 मुख्य हिस्से होते हैं। पहला क्यू यानी संकेत, दूसरा रूटीन यानी दिनचर्या, तीसरा रिवॉर्ड यानी इनाम और चौथा रिपीट यानी दोहराव। ओके। चलिए इसे एक रोजमर्रा के उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए किसी को स्ट्रेस हो रहा है। ये स्ट्रेस एक क्यू या ट्रिगर है। हाँ। इसके जवाब में वो इंसान तुरंत अपना फोन उठाता है और कोई सोशल मीडिया स्क्रॉल करने लगता है। ये उसका रूटीन है, जो हम में से ज्यादातर लोग करते हैं। बिल्कुल। इससे उसके दिमाग में डोपामाइन रिलीज होता है और उसे पल भर के लिए स्ट्रेस से राहत मिलती है। ये उसका रिवॉर्ड हो गया। और फिर दिमाग इसी चक्र को बार बार। हाँ, दिमाग इस पूरे चक्र को रिपीट करने के लिए प्रोग्राम हो जाता है। अच्छे या बुरे सभी आदतें इसी लूप का पालन करती हैं। तो इसका मतलब चाहे कोई आदत अच्छी हो या बुरी, दिमाग इसी एक फॉर्मूले का इस्तेमाल कर रहा है। एकदम सही। अनुशासन का मतलब अपनी इच्छा शक्ति को जबरदस्ती बढ़ाना नहीं है, बल्कि इस लूप को समझकर इसे जानबूझकर अपने फायदे के लिए डिजाइन करना है। तो अगर मुझे पता है कि स्ट्रेस आने पर मैं फोन उठाता हूं, तो मुझे इस लूप को तोड़ना होगा? तोड़ना नहीं, बल्कि इसे हैक करना होगा। ट्रिगर वही रहेगा, स्ट्रेस, लेकिन रूटीन को बदल दीजिए। फोन उठाने के बजाय 2 मिनट के लिए गहरी सांसें लीजिए या 1 ग्लास पानी पीजिए। शुरुआत में तो ये बहुत अजीब लगेगा। हाँ, लगेगा, लेकिन कुछ समय बाद दिमाग को वही शांति वाला रिवॉर्ड इस नए रूटीन से मिलने लगेगा। अब यहाँ मुद्दा सच में बहुत दिलचस्प हो जाता है, क्योंकि जब हम इन आदतों को बदलने की बात करते हैं तो अक्सर लोगों को लगता है कि बस 21 दिन की मेहनत है और फिर आदत बन जाएगी। अरे हाँ, ये 21 दिन वाला मिथक। बिल्कुल, ये 21 दिन वाला मिथक तो लगभग हर जगह फैला हुआ है। लेकिन हमारे सोर्स में जो रिसर्च दी गई है वो तो एक बिल्कुल अलग ही तस्वीर दिखा रही है। हाँ, वो 21 दिन वाली बात दरअसल 1960 के दशक की एक प्लास्टिक सर्जरी की किताब से निकली थी, जिसे लोगों ने गलत संदर्भ में ले लिया। सिर्फ एक किताब से इतना बड़ा मिथक बन गया? हाँ, असल में यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन की एक बहुत ही विस्तृत रिसर्च है जो बताती है कि किसी भी नई आदत को स्वचालित यानी पूरी तरह से ऑटोमेटिक बनने में औसतन 66 दिन लगते हैं। 66 दिन? ये तो 21 दिन से 3 गुना से भी ज्यादा समय है। मुझे लगता है यही वो जगह है जहां ज्यादातर लोग हार मान लेते हैं। बिल्कुल। मतलब लोग 21 दिन तक जिम जाते हैं, उन्हें लगता है कि अब तो ये आदत बन जानी चाहिए, लेकिन जब 22वें दिन उन्हें फिर से आलस आता है तो वो सोचते कि शायद मुझ में ही कोई कमी है। हाँ, ये सोचते हैं कि मुझ में अनुशासन ही नहीं है, जबकि असल में वो बस गलत टाइमलाइन लेकर चल रहे थे। आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। उम्मीदों का ये अंतर ही सारी निराशा की जड़ है। तो इस 66 दिन के सफर को पूरा कैसे किया जाए? इसके लिए 66 दिन तक टिके रहने के लिए हमें कंपाउंड इफेक्ट यानी कंपाउंड प्रभाव की ताकत को समझना होगा। ये सफलता के सबसे अहम मैट्रिक्स में से एक है। कंपाउंड इफेक्ट? वो जो फाइनेंस में होता है? हाँ, लेकिन आदतों के लिए। अक्सर लोग सोचते हैं कि उन्हें पहले ही दिन 100% परफेक्शन चाहिए, जबकि गणित हमें कुछ और ही सिखाता है। अच्छा, कैसे? अगर कोई व्यक्ति रोज अपने काम में सिर्फ 1% बेहतर होता है, सिर्फ 1%, तो 1 साल के अंत में उसमें 37 गुना सुधार आ चुका होता है। 37 गुना? ये वाकई में दिमाग चकरा देने वाला आंकड़ा है ना? रोज का 1% सुधार तो देखने में इतना मामूली लगता है कि शायद महसूस भी ना हो। जैसे अगर मैं रोज सिर्फ 1 पेज किताब का पढूं तो मुझे नहीं लगेगा कि मैं कोई बहुत बड़ा स्कॉलर बन गया हूं। लेकिन साल भर में वो 365 पेज की एक पूरी किताब बन जाती है। बिल्कुल। और मजे की बात यह है कि ये छोटे छोटे बदलाव सिर्फ हमारे बर्ताव को नहीं बदलते, ये धीरे धीरे हमारी पूरी आइडेंटिटी या पहचान को ही बदल कर रख देते हैं। मतलब हम सिर्फ वो काम कर नहीं रहे होते, हम वो इंसान बन जाते हैं। एग्जैक्टली। आप वो इंसान जो किताब पढ़ने की कोशिश कर रहा है से बदलकर वो इंसान जो एक रीडर है बन जाते हैं। ये पहचान वाला बदलाव बहुत ताकतवर है। और इसी पहचान को पक्का करने के लिए सोर्स मटेरियल में आदतों को बनाने के 4 बहुत ही प्रैक्टिकल नियम बताए गए हैं। चलिए इन नियमों को एक एक करके डिकोड करते हैं। मुझे खुद जानने की बहुत उत्सुकता है कि ये काम कैसे करते हैं। पहला नियम है स्टार्ट इम्पॉसिबली स्मॉल। इतना छोटा कि असंभव लगे। हाँ, यानी शुरुआत इतनी छोटी करें कि उसमें असफल होना लगभग असंभव लगे। ऐसा इसलिए क्योंकि हमारा दिमाग बड़े बदलावों से डरता है। तो अगर मैं कहूंगा कि मुझे रोज 2 घंटे जिम करना है, तो दिमाग तुरंत अलार्म बजा देगा कि इतनी ऊर्जा कहाँ से लाओगे।
लेकिन अगर आप कहेंगे कि मुझे सिर्फ 2 मिनट के लिए स्ट्रेचिंग करनी है तो दिमाग विरोध नहीं करेगा। ये बहुत ही स्मार्ट तरीका है दिमाग के रेजिस्टेंस को बाईपास करने का। बिल्कुल। दूसरा नियम है स्टैक एंड सीक्वेंस। कोई भी नई आदत हवा में नहीं लटक सकती, उसे किसी सहारे की जरूरत होती है। सहारे से आपका क्या मतलब है? मतलब अपनी नई आदत को किसी पुरानी पक्की आदत के साथ जोड़ दें। इसे हैबिट स्टैकिंग कहते हैं। अच्छा, जैसे अगर मुझे मेडिटेशन की आदत डालनी है तो मैं उसे अपनी सुबह की चाय पीने की आदत के साथ जोड़ सकता हूँ। मैं सुबह की चाय पीने के तुरंत बाद 5 मिनट मेडिटेशन करूंगा। बिल्कुल सही। यहाँ चाय पीना आपके लिए एक ट्रिगर या क्यू का काम करेगा। और तीसरा नियम? अब आते हैं तीसरे नियम पर, जो शायद सबसे ज्यादा जरूरी है, प्रोटेक्ट द स्ट्रीक। इसका सीधा सा नियम है कि कभी भी लगातार 2 बार अपनी आदत को ना छोड़ें। कभी भी 2 बार नहीं? हाँ, हम सब इंसान हैं। कभी कोई इमरजेंसी आ सकती है, कभी तबीयत खराब हो सकती है, तो एक दिन किसी काम को छोड़ना समझ आता है। वो तो नॉर्मल है। लेकिन अगर आपने लगातार 2 दिन वो काम छोड़ दिया तो आप अनजाने में एक नई ना करने की आदत बनाना शुरू कर देते हैं। ये बात सच में कहीं लिखकर चिपका लेने वाली है कि 1 दिन की छूट आराम हो सकती है, लेकिन 2 दिन की छूट एक गलत आदत की शुरुआत है। बहुत सही कहा आपने। और चौथा नियम है रिव्यू एंड रिफाइन। इसका मतलब हर हफ्ते अपनी प्रोग्रेस चेक करना। हाँ, हर हफ्ते के अंत में अपनी प्रोग्रेस का रिव्यू करें। अगर आप लगातार अपने लक्ष्य से भटक रहे हैं तो खुद को कोसने या अपनी इच्छा शक्ति को दोष देने के बजाय अपने सिस्टम को देखें। मतलब गलती मुझ में नहीं, मेरे सिस्टम में है। बिल्कुल। शायद आपका ट्रिगर सही नहीं है, या शायद आपने शुरुआत इम्पॉसिबल स्मॉल नहीं की थी। अपने सिस्टम में सुधार करें। मुझे ये अप्रोच इसलिए बहुत पसंद आ रही है क्योंकि ये सारी चीजें हमारे कंट्रोल में है। ये एक पूरी तरह से सिस्टम बेस्ड अप्रोच है। हाँ, यही इसकी खूबसूरती है। लेकिन जब हम काम करने की बात करते हैं तो एक और बहस अक्सर देखने को मिलती है, टैलेंट बनाम वर्क एथिक। कई लोगों को लगता है कि अगर उनके पास कोई खास टैलेंट है तो उन्हें ज्यादा अनुशासन की जरूरत नहीं है। देखिए, सोर्स मटेरियल इस पर बहुत कड़ा रुख अपनाता है। बिना वर्क एथिक के कोई भी टैलेंट सिर्फ एक बर्बाद की गई क्षमता है। सिर्फ एक पोटेंशियल जो कभी पूरा नहीं हुआ। बिल्कुल। टैलेंट आपको शायद दरवाजे तक ले जाए, लेकिन अंदर टिके रहने के लिए आपको वर्क एथिक ही चाहिए। और यहाँ वर्क एथिक का मतलब सिर्फ गधे की तरह 12-14 घंटे काम करना नहीं है। तो फिर इसका सही मतलब क्या है? इसका मतलब है डेलिब्रेट एफर्ट, या जानबूझकर किया गया केंद्रित प्रयास। इसे ही केंद्रित प्रयास से मुझे डीप वर्क का कॉन्सेप्ट याद आ रहा है। आज के समय में हर कोई मल्टीटास्किंग का चैंपियन बना घूम रहा है। हाँ, जो कि बहुत बड़ा झूठ है। लोग बहुत गर्व से बताते हैं कि वो जूम मीटिंग भी कर रहे हैं, ईमेल्स का जवाब भी दे रहे हैं और साथ में खाना भी खा रहे हैं। मल्टीटास्किंग हमारी जनरेशन का सबसे बड़ा झूठ है। न्यूरोसाइंस साबित कर चुका है कि हमारा दिमाग एक साथ 2 काम कर ही नहीं सकता। वो बस स्विच करता है। हाँ, वो बस बहुत तेजी से एक काम से दूसरे काम के बीच स्विच करता है, और इस स्विचिंग में बहुत सारी मानसिक ऊर्जा बर्बाद होती है। इसीलिए हमें शैलो वर्क और डीप वर्क के बीच का फर्क समझना होगा। अगर मैं इसे 80-20 नियम या पैरेटो प्रिंसिपल से जोड़कर देखूं तो शैलो वर्क यानी सतही कार्य वो 80% काम है जो हमें सिर्फ 20% रिजल्ट देता है। बिल्कुल सही। जैसे लगातार नोटिफिकेशन चेक करना, फालतू की मीटिंग्स में बैठना या कागजों को इधर से उधर करना। इसमें हम बहुत व्यस्त तो दिखते हैं, लेकिन दिन के अंत में लगता है कि आज किया क्या। और इसके ठीक विपरीत है डीप वर्क यानी गहन कार्य। ये वो काम है जो पूरी तरह से फोकस होकर बिना किसी भटकाव या डिस्ट्रैक्शन के किया जाता है, जो सच में वैल्यू क्रिएट करता है। हाँ, ये ऐसे दुर्लभ और मूल्यवान परिणाम देता है जो आपके करियर या जिंदगी को सीधा इम्पैक्ट करते हैं। ये वो 20% काम है जो आपके 80% रिजल्ट्स लेकर आता है। लेकिन क्या कोई इंसान दिन भर लगातार 8 घंटे डीप वर्क कर सकता है? क्योंकि ऑफिस का स्ट्रक्चर तो 8-9 घंटे का ही होता है। यहाँ एक बहुत ही चौंकाने वाला तथ्य सामने आता है। वो क्या? रिसर्च बताती है कि दुनिया के सबसे बेहतरीन परफॉर्मर्स, चाहे वो कोई टॉप लेवल का प्रोग्रामर हो, कोई महान लेखक हो या कोई वर्ल्ड क्लास एथलीट, वे भी दिन में औसतन सिर्फ 4 घंटे ही सच्चा डीप वर्क कर पाते हैं। सिर्फ 4 घंटे? हाँ, सिर्फ 4 घंटे। ये तो बहुत से लोगों के लिए एक रिलीफ की बात हो सकती है। इसका मतलब है कि हमें 12 घंटे लगातार मशीन की तरफ पिसने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल नहीं। हमें बस अपने दिन के उन 4 घंटों को बेहद सख्ती से प्रोटेक्ट करना है। उन 4 घंटों में कोई फोन नहीं, कोई सोशल मीडिया नहीं, सिर्फ और सिर्फ काम। एकदम सही। आपको बाकी के समय में खुद को थोड़ा रिलैक्स करने की इजाजत देनी चाहिए। अहमियत इस बात की नहीं है कि आप कितने घंटे काम कर रहे हैं, बल्कि इस बात की है कि जब आप काम कर रहे हैं तो आपका फोकस कितना गहरा है। तो इन सब का आखिर मतलब क्या है?
हम यहाँ बैठकर बहुत अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं, अनुशासन के फायदे, सिस्टम्स, डीप वर्क। हाँ, लेकिन जब कोई असल जिंदगी में कल सुबह उठकर इन चीजों को लागू करने की कोशिश करेगा तो उसे कई तरह की रुकावटों का सामना करना पड़ेगा। थ्योरी और प्रैक्टिकल के बीच का ये जो फासला है, इसे कैसे पाटा जाए? ये बहुत ही जमीनी सवाल है। देखिए, दुनिया का सबसे अनुशासित इंसान भी कोई रोबोट नहीं होता। वो भी रोज इन रुकावटों से लड़ता है। तो मुख्य रुकावटें हैं क्या? मुख्य रूप से अनुशासन के रास्ते में 4 बड़ी मनोवैज्ञानिक रुकावटें आती हैं। पहली है इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, यानी तुरंत मिलने वाली खुशी। हाँ, भविष्य के बड़े और सार्थक फायदों के बजाय अभी तुरंत मिलने वाली छोटी सी खुशी की लालसा। जैसे भविष्य में फिट रहने के बजाय अभी सामने रखा हुआ पिज्जा खा लेना। इसका कोई प्रैक्टिकल तोड़ है क्या? इसका सबसे अच्छा तरीका है अपने भविष्य के लक्ष्य को इतना स्पष्ट और भावनात्मक बना लेना कि वर्तमान का लालच उसके सामने छोटा लगने लगे। इसके लिए कई लोग विजुअलाइजेशन का सहारा लेते हैं। ये तो प्रैक्टिस से ही आएगा। और दूसरी रुकावट? दूसरी बड़ी रुकावट है डिसीजन फटीग या फैसलों की थकान। ये मैंने कई बार महसूस किया है। दिन के अंत तक आते आते ऐसा लगता है जैसे दिमाग ने काम करना बंद कर दिया हो। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारी इच्छा शक्ति या विल पावर कोई असीमित चीज नहीं है। ये फोन की बैटरी की तरह है। बैटरी जो धीरे धीरे ड्रेन होती है। बिल्कुल। आप दिन भर में जितने फैसले लेते हैं, क्या पहनना है, क्या खाना है, किस ईमेल का पहले जवाब देना है, हर फैसले के साथ आपकी बैटरी थोड़ी कम होती जाती है। तभी शायद बड़े लोग रूटीन फॉलो करते हैं। हाँ, इसीलिए स्टीव जॉब्स या मार्क जुकरबर्ग जैसे लोग हर दिन एक ही तरह के कपड़े पहनते हैं। वो अपनी दिमागी बैटरी को छोटे और गैर जरूरी फैसलों में बर्बाद नहीं करना चाहते। हमें भी छोटे फैसलों को ऑटोमेट कर देना चाहिए। बहुत ही शानदार पॉइंट। एक रात पहले ही अगले दिन के कपड़े निकाल कर रख लेना या हफ्ते भर का मील प्लान बना लेना। ये छोटे कदम हमारी विल पावर को उन कामों के लिए बचाते हैं जो सच में डीप वर्क मांगते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। तीसरी रुकावट क्या है? तीसरी रुकावट है ऑल और नथिंग थिंकिंग। सब कुछ या कुछ नहीं। हाँ, ये वो मानसिकता है जिसमें हम सोचते हैं कि या तो मैं सब कुछ एकदम परफेक्ट करूंगा या फिर कुछ नहीं करूंगा। अगर किसी से एक दिन डाइट टूट गई तो वो सोचता है कि अब तो पूरा हफ्ता ही बर्बाद हो गया, लाओ एक और आइसक्रीम खा लेता हूँ। अरे हाँ, ये तो हम सब ने कभी ना कभी किया है। एक छोटी सी गलती को हम पूरी हार मान लेते हैं। जबकि असल में अनुशासन एक अभ्यास है। ये कोई टेस्ट नहीं है जिसमें आपको 100 में से 100 नंबर लाने हैं। अगर आप एक बार गिरे हैं तो महत्वपूर्ण ये नहीं है कि आप गिरे क्यों। महत्वपूर्ण ये है कि आप कितनी जल्दी वापस ट्रैक पर आते हैं। तेजी से वापसी करना ही असली गेम है। एकदम सही। और चौथी रुकावट है जो शायद सबसे ताकतवर है, हमारा एनवायरनमेंट, यानी हमारा माहौल। क्या हमारा माहौल हमारी मोटिवेशन या विल पावर से भी ज्यादा ताकतवर होता है? हमारी सोच से भी कहीं ज्यादा। इंसान अपने माहौल के हिसाब से ढलने वाला जीव है। अगर आपकी मेज पर कुकीज का जार रखा है तो आप अपनी विल पावर के दम पर 1 दिन 2 दिन खुद को रोक लेंगे, लेकिन तीसरे दिन आप वो कुकीज खाए ही लेंगे। तो इसका समाधान यही है कि कुकीज का जार घर में ही ना लाया जाए। बिल्कुल। इसे एनवायरनमेंट डिजाइन कहते हैं। माहौल को डिजाइन करना। हाँ, अपने माहौल को इस तरह से डिजाइन करें कि सही और अनुशासित विकल्प चुनना सबसे आसान हो जाए और गलत विकल्प चुनना इतना मुश्किल हो जाए कि आपको उसके लिए बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़े। ये बहुत ही पावरफुल तरीका है। अगर हम इन चारों रुकावटों को पहचान लें, इन पर काम करें और 66 दिनों तक लगातार 1% बेहतर होते रहें, तो इस पूरी यात्रा का अंतिम परिणाम क्या होता है? अगर हम इसको बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें तो अनुशासन, ये सिस्टम्स, ये 66 दिन की मेहनत, ये सब कोई अंतिम मंजिल नहीं है। ये सब एक जगह आकर मिलते हैं और उसका नाम है इम्पैक्ट, यानी आपका प्रभाव। ये प्रभाव किस तरह से मापा जाता है? ये प्रभाव ही वो चीज है जो तय करता है कि आपकी मेहनत ने असल दुनिया में क्या बदलाव लाया है। ये सिर्फ आपके करियर तक सीमित नहीं है। हाँ, जिंदगी के हर पहलू में। बिल्कुल। एक अनुशासित इंसान अपने परिवार में, अपने रिश्तों में और अपने समुदाय में एक अलग तरह की ऊर्जा लेकर आता है। बिना दिशा का अनुशासन आपको सिर्फ व्यस्त रखता है, लेकिन एक स्पष्ट लक्ष्य के साथ किया गया प्रयास आपकी लेगेसी या विरासत तय करता है, जो हमारे बाद भी जिंदा रहती है। हाँ, ये वो परिणाम देता है जिन्हें ना तो पैसे से खरीदा जा सकता है और ना ही जिनकी रातों रात नकल की जा सकती है। इस पूरी चर्चा से ये बात बिल्कुल साफ हो जाती है कि अनुशासन
कोई ऐसी जन्मजात प्रतिभा नहीं है जो ऊपर वाले ने किसी को दी और किसी को नहीं। ये पूरी तरह से एक सीखी जाने वाली स्किल है। हाँ, एक स्किल जिसे रोज के फैसलों से बनाया जाता है। एकदम सही। हमें रातों रात अपनी पूरी जिंदगी को बदलने की कोशिश नहीं करनी है। ये सिर्फ एक छोटा लेकिन सही कदम रोज उठाने के बारे में। बिल्कुल। और यही आज का सबसे बड़ा टेक अवे है। क्यों ना कल सुबह से ही एक छोटी सी शुरुआत की जाए। सुनने वालों के लिए एक सुझाव है कि एक ऐसा काम चुनें जो आपके लिए बहुत जरूरी है और उसे अगले 66 दिनों तक अपनी जिंदगी का अटूट हिस्सा बना लें। एक नॉन नेगोशिएबल डेली रूटीन। बहुत ही अच्छा सुझाव है। अमेरिका के पहले राष्ट्रपति जॉर्ज वॉशिंगटन ने एक बार कहा था कि अनुशासन एक सेना की आत्मा है। ये छोटी संख्या को भी खतरनाक बना देता है, कमजोरों को सफलता दिलाता है और सभी को सम्मान दिलाता है। सच में आज के डिस्ट्रैक्शन से भरे इस दौर में अनुशासन ही हमारा सबसे बड़ा कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है। इससे एक बहुत जरूरी सवाल उठता है। जरा सोचिए, अगर हम सिर्फ एक छोटी सी आदत को अगले 66 दिनों तक पूरी ईमानदारी से निभाएं, तो क्या ऐसा हो सकता है कि हमारे दिमाग की न्यूरोलॉजिकल वायरिंग इस तरह से बदल जाए कि भविष्य में जिंदगी के सबसे मुश्किल फैसले और सबसे थका देने वाले काम भी बिना किसी अंदरूनी संघर्ष या मोटिवेशन के इंतजार के अपने आप आसान लगने लगें? इस पर जरूर विचार कीजिएगा।